हेलो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का हमारा टॉपिक होगा संपूर्ण भूगोल के बारे में। आज के टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट बताया जाएगा, फिर उसके बाद और बड़ा पॉइंट, फिर और बड़ा पॉइंट, फिर और बड़ा पॉइंट। इसकी मदद से आपको दो पॉइंटों के बीच में संबंध समझ में आएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं पृथ्वी और महाद्वीप के बारे में। क्या पृथ्वी और महाद्वीप के बारे में इन दोनों पॉइंटों में कोई संबंध है? तो है, तो वो कौन सा है, कौन से क्रम के आधार पर चल रहा है? जैसे हम बात कर लेते हैं देश और सौरमंडल। कल के दिन हम आपको देश के बारे में पढ़ाते, परसों के दिन हम आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ाते, तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ में नहीं आएगा। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आपको पहले पहली सीढ़ी चढ़ना होगी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, तभी तो आप छत पे जा पाएंगे। इसी प्रकार से हम पहले सबसे पहले आपको लोएस्ट पॉइंट बताएंगे, फिर उसके बाद और उससे बड़ा पॉइंट और उससे बड़ा, जिससे आपको पूरे भूगोल में कनेक्शन एक समझ में आ जाएगा कि कैसे कनेक्शन में अगला पॉइंट जाएगा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट जाएगा। वैसे तो एक वीडियो में पूरा भूगोल को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम आपको सिर्फ शॉर्ट पॉइंट बताएंगे, सिर्फ संक्षेप में आपको पूरे भूगोल के बारे में बता देंगे कि भूगोल में बेसिक सा ये होता है। अब रही बात जो डीपली पॉइंट के बारे में, जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उन सभी डीपली पॉइंटों को और उन सभी पॉइंटों को जो आज हमसे बेसिकली डिस्कस करेंगे, वो आपको वीडियो में मिलेंगी 58 वीडियो में। इन 58 वीडियो में आपको संपूर्ण भूगोल का फुल डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट करके डिटेल्स दी जाएंगे। अब ये 58 वीडियो आपको मिलेंगी कब? 29 दिनों में। डेली आपको 2 वीडियो दी जाएंगी, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। और हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, जिसकी मदद से आपने वीडियो ओपन की, टॉपिक को समझा, पीडीएफ के माध्यम से आपने उसे रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के बाद ना तो आपको लिखने की जरूरत होगी, ना ही याद करने की, ना ही रटने की। आपने एक बार टॉपिक को समझ लिया, और मैं नहीं मानता आपने अगर टॉपिक को ध्यान से देख लिया, पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज कर लिया, लाइफ में आप दोबारा कभी भूल पाएंगे। तो अब ये इंट्रो की बात कंप्लीट करते हैं, तो अब शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में। तो हमारी जो ट्रिक होगी वो क्या है? सबसे पहले आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट देखना होगा। सबसे लोएस्ट पॉइंट का मीन्स है आप जहां पर बैठकर वीडियो देख रहे हैं उसका एड्रेस सोचें, उसका पता क्या है। अब आप अपने मन से बताइए कि आप कहां पर बैठकर वीडियो को देख रहे हैं। नाम, एड्रेस, तहसील, जिला, इतना आप अपने मन में सोच लें कि जहां पर आप यूपी में बैठे हैं, आप एमपी में हैं, आप बिहार में हैं, आप राजस्थान में हैं, आपने वो पूरा पता सोच लिया घर के साथ। जहां पर आप बैठे हैं वहां से हम संपूर्ण भूगोल पूरा ब्रह्मांड तक ले जा रहे हैं, पता आपने सोच लिया। फिर जो ये आपका जिला है वो किस राज्य में आता है, किस राज्य में आता है। जैसे रिसेंटली अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अब इस उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। आप अपना राज्य का नाम लिखें और उसके जिले का नाम ले बताएं। फिर जो ये प्रदेश है, जो ये राज्य है, वो किस देश में है? हमारा राज्य जो है वो किस देश में है? तो हमारे देश का नाम है भारत। अब हमारे इस भारत देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। रिसेंटली आपको पता होगा अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश दे दिया गया। 2 केंद्र शासित हो गए, जम्मू और लद्दाख। रिलेशन आपको समझ में आ रहा है ना? आपको पता किस जिले में है, तो वो जिला किस राज्य में है, वो राज्य किस देश में है, वो देश किस महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? लगभग 48 देश हैं। इन 48 देशों में हमारा एक देश है जिसका नाम है भारत। तो छोटी इकाई हो गई देश। देश से बड़ा क्या होता है? महाद्वीप। ऐसे 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में कौन से हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप।
ये आपको सातों भी थोड़ी ही देर में इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब जो ये महाद्वीप है, महाद्वीप से बड़ी इकाई क्या होती है? विश्व। विश्व में पूरी दुनिया। अब जो विश्व है उसको हमने 4 मंडलों में विभाजित किया है। 4 मंडल में पहला मंडल है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इन चारों मंडलों को जोड़कर हम बनाते हैं कि विश्व, अपना पूरा विश्व। ठीक, अब हर एक मंडल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्थल मंडल के बारे में। अब स्थल मंडल में क्या आता है? स्थल मंडल में सबसे पहला पॉइंट है चट्टान। तो हम देखते हैं चट्टान के बारे में सबसे पहले। अब चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। एक, दो, तीन। अब अग्नि चट्टानें क्या होती हैं? जो आग से निर्मित होती हैं। आग मीन्स ज्वाला से निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? अवसादी चट्टानों का मीन्स क्या बोलते हैं? अवशेष। अवशेष मीन्स आपको समझ में आ रहा है ना, जो डेड बॉडीज होती हैं जानवरों की या पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, तो वो सब मरने के बाद जमीन में दफन हो जाते हैं। दफन होने के बाद वो मिट्टी के साथ रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से वो बन जाती है अवसादी चट्टान। कायांतरित को बोलते हैं हम, दूसरा नाम बोलता है रूपांतरित। रूपांतरित का मीन्स परिवर्तन होना। अग्नि चट्टानों से कायांतरित बनती हैं और अवसादी चट्टानों से भी कायांतरित चट्टानें बनती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, फिर विषुप्त, फिर मृत। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, हमेशा उनके मुख से कुछ न कुछ निकलता ही रहता है, चाहे वो लावा हो, चाहे धुआं हो, चाहे गैसें हो, चाहे चट्टानें हो। ठीक। विषुप्त होता है जिसमें कभी कभी उद्गार होता रहता है उनके मुख से। अमृत होता है जो कभी भी ना तो उनसे उद्गार हुआ है, ना ही कभी होने की आशंका है। और जबकि कुछ ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखियों का मुख ढक जाता है और उनसे झीलों का निर्माण हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है और झीलों का निर्माण होता है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का 3 मेजर पॉइंट है। सबसे पहले विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, दूसरा विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी, तीसरा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। ये आपको बेसिकली समझ में ना, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे विशाल ज्वालामुखी और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। 3 ज्वालामुखी है। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, अब कोटोपैक्सी कहां पर है? कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा इक्वेडोर कहाँ है। इक्वेडोर है दक्षिण अमेरिका का एक देश। जैसे हम बोले भारत, भारत किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। इसी प्रकार इक्वेडोर जो है वो इक्वेडोर क्या है? एक देश है। किस महाद्वीप का? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। कोटोपैक्सी क्या है? इस ज्वालामुखी का नाम है। फिर सबसे विशाल ज्वालामुखी की बात करें जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो वो है मोना लोआ, जो कि है हिलोर।
तीसरा बात करते हैं, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित, मीन्स ऊपर, ये लोग नीचे होंगे, ये ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, तो ये है ओजोस डेल सैलाडो। ओजोस डेल सैलाडो, ये भी दक्षिण अमेरिका में ही है। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड। काफी बार स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन निकलते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए उसको डिटेल दे दी है। बाकी डीपली जो डिस्कस करेंगे वो हम प्रॉपर ज्वालामुखी की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगली बात करते हैं भूकंप की। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा ये भी है। अब भूकंप में क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी, अब हमें भूकंप हुआ यहाँ पर फील, और भूकंप एक्चुअल में आया कहाँ पर है, यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने का मीन्स अब यहाँ पर तो फील नहीं होगा भूकंप, हाँ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फील होगा। सबसे ज्यादा फील कहाँ पर होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट डालेगा, प्रभाव पड़ेगा भूकंप का सबसे ज्यादा सबसे ऊपर। तो सबसे नीचे पॉइंट जो है, भूकंप बना कहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं उद्गम। ठीक, उद्गम का मीन्स होता है कहां पर भूकंप आया। फिर उद्गार, उद्गार का मीन्स होता है सबसे ज्यादा आपको भूकंप का इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा कहां प्रतीत हुआ, कहां फील हुआ है। अब भूकंप को नापने का यंत्र होता है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है सिस्मोग्राफ से। ये क्या है, ये यंत्र है। और भूकंप मापने की इकाई, और भूकंप मापने की इकाई होती है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल क्या है, भूकंप मापने की इकाई। भूकंप को मापा कैसे, किस यंत्र से जाता है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से। अगली बात करते हैं धरातल की। धरातल 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, पर्वत, पठार, मैदान। अब मैदान क्या होता है, जो लेवल होता है, जो लगभग इक्वली होता है और कृषि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं। तो मैदान की बात जो है वो हम आपको अलग से वीडियो में देंगे उसमें, क्योंकि मिट्टी के बारे में भी बताना होगा और कृषि के बारे में भी, कौन सी मिट्टी में कौन सी कृषि करना ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं पर्वत और पठार के बारे में। पर्वत और पठार के बीच में कुछ लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में समझ में नहीं आता है कि पर्वत और पठार के बीच में क्या अंतर होता है। सिर्फ एक चीज आप याद रखिए, 600 मीटर ऊंचाई। कोई भी ऊंचा हो, कोई भी एरिया ऊंचा हो, अगर वो 600 मीटर से ऊंचा है तो वो हो गया पर्वत, 600 मीटर से कम ऊंचा है तो वो हो गया पठार। अब बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप के बारे में रिसेंटली हम आपको बता चुके हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप होता है और सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका हैगा, जिसमें लगभग 52 देश हैं। सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप मीन्स शहरों वाला महाद्वीप होता है वो यूरोप है। सबसे छोटा महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा बर्फीला
महाद्वीप होता है अंटार्कटिका। बेसिक से क्वेश्चन है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो इन महाद्वीपों के अंदर डीप डीप पॉइंट आते हैं वो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगली बात करते हैं कटिबंध के बारे में। अब कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं? कटिबंध 4 प्रकार के होते हैं। उष्ण, उपोष्ण, समशीतोष्ण, शीतोष्ण भी बोलते हैं उसे, शीतोष्ण और ध्रुव। अब उष्ण कटिबंध क्या होते हैं? भूमध्य रेखा मीन्स 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। उत्तर में 0 डिग्री से लेकर, जैसे हम बात कर लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी, यहाँ है भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री यहाँ पर पॉइंट काउंट करेंगे तो 0 से 30 तक जो होगा इस एरिया को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अब 30 से बात करते हैं 45 की। 45 उत्तर में, 45 डिग्री दक्षिण में, और इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है 45 से 66 तक, 66 डिग्री यहाँ पर, 66 डिग्री उत्तर में, 66 डिग्री दक्षिण में, और इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण। 66 जो ये 99 है उसको बोलते हैं हम 90, सॉरी जो 90 है उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय। इस प्रकार से हमने कटिबंध के माध्यम से पूरे पृथ्वी को बांट लिया है। यहां से आपका स्थल मंडल कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे जल मंडल के बारे में। जलमंडल में सबसे पहला पॉइंट आता है महासागर। हमारे पूरे विश्व में 5 महासागर होते हैं, जिनकी बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा आता है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर और हिंद महासागर। ये 5 प्रकार के महासागर हैं। आप लोगों को बेसिकली पता होगा, इनको डिटेल्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगली बात करते हैं जलधाराएं के बारे में। अब जलधाराएं में 2 प्रकार की जलधाराएं होती हैं। पहली गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा ठंडी जलधारा की ओर जाती है, ठंडी जलधारा गर्म जलधारा की ओर जाती है। 2 प्रकार की प्रमुख जलधाराएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वारभाटा। ज्वारभाटा को 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले ज्वार, दूसरा भाटा। अब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें खिंचाव होता है। सूर्य अपनी ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल से, चंद्रमा अपनी ओर खींचता है और पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद से तो हम यहाँ पर स्थिर हैं, नहीं तो हम अगर उचकते हैं तो हम सीधा आसमान में नहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा का भी कुछ आकर्षण बल होता है, तो इन सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से बनता है एक समुद्र में लहर। तो लहर बनी, उस सतह तक चली गई, फिर जो सतह में गया है पानी वो वापस आ जाता है भाटा के रूप में। तो दिन भर ज्वार आता है, भाटा आता है, ज्वार आता है, भाटा। समुद्र में लहरें दिखी ना आपने बड़ी बड़ी, और कुछ लोग शिपिंग करते हैं उसमें, तो ज्वार भाटा की मदद से होता है।
प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट में आता है और उसकी 6 घंटे बिल्कुल आधा कर दीजिए 13 मिनट में बाहर आ रहा है। अब हम बात करते हैं झील के बारे में। झील 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्राकृतिक झील, दूसरा कृत्रिम, तीसरा खारे पानी की झील। प्राकृतिक झील जो प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई हो। दूसरी बात करते हैं कृत्रिम झील के बारे में। तो कृत्रिम झील को बोलते हैं मानव निर्मित झील। मानव ने जिस झील का निर्माण किया है उसको बोलते हैं कृत्रिम झील। तीसरी झील होती है खारे पानी की झील। तो दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन झील। इसको याद रखिए आप। कैस्पियन झील है जो विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? लेक वान। लेक वान जो है टर्की में। लगभग 330% इसमें खारापन है लवणता के कारण। नेक्स्ट है झरना। झरना क्या होता है? ऊपरी सतह से नीचे की सतह की ओर पानी गिरने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं झरना। दुनिया का सबसे बड़ा झरना है एंजिल झरना। एंजिल झरना जो है वो विश्व का सबसे बड़ा झरना है। लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है उसमें, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं जल संधि के बारे में। जल संधि क्या होती है? दो देश, 2 टापू, 2 महाद्वीपों के बीच में जो जल के द्वारा एक बॉर्डर खींची जाती है, जल के द्वारा एक बॉर्डर होती है, उसको बोलते हैं हम जल संधि। अब जल संधि के तौर पे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, जैसे हम बोलते हैं अफ्रीका में देश है जिब्राल्टर और यूरोप में है स्पेन। दूसरा हम बात करते हैं एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। एशिया में हमारा देश है रूस और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में है हमारा अलास्का। और एग्जाम्पल पता करते हैं तो कई आते हैं उसमें। न्यूयॉर्क के 2 टापू हैं, उनके बीच की जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं। बेसिकली जो 2 देशों, 2 महाद्वीपों, 2 द्वीपों के बीच में जल के माध्यम से जो बॉर्डर खींची होती है उसको बोलते हैं जल संधि। इसी के साथ हमारा जलमंडल भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में सबसे पहले हम देखते हैं संरचना। तो वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल की परतों के आधार पर हम उसको डिस्कस करेंगे। वायुमंडल की परतों में सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे नीचे क्या होता है? स्थल मंडल के पास क्षोभ मंडल, जहां पर सबसे ज्यादा मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर इसके बाद होता है समताप मंडल। फिर इसके बाद होता है ओजोन मंडल, या जिसको हम बोल सकते हैं मध्य मंडल। फिर होता है ताप मंडल,
फिर आयन मंडल, फिर होता है ब्रह्मंडल। वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह है, उसके बाद समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, फिर ब्रह्मंडल। सबसे ऊपर हम बोलते हैं उनको अंतरिक्ष की बात करते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में, उसकी हम बात कर लेते हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78.08%। ये तो काफी लोग जानते होंगे। दूसरी बात करते हैं हम जलमंडल में। जलमंडल में कौन सी सबसे ज्यादा गैस होती है? सोडियम क्लोराइड। कितने प्रतिशत? 77%। तीसरा बात करते हैं स्थल मंडल में। स्थल मंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत मात्रा में? 40.8% की मात्रा में। ये तीनों पॉइंटों को आप याद रखना, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि बेसिक से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य ताप के बारे में। सूर्य ताप का मीन्स होता है जो सूर्य के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और पृथ्वी का आयतन, उसमें पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी की जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो सूर्य ताप का मीन्स होता है सूर्य से ऊर्जा मिलने वाली ऊर्जा। जैसे कि आप ये बोर्ड में देख रहे हैं जो ये ऊर्जा मिल रही है उसको बोलते हैं सूर्य ताप। अब ये ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? प्रति वर्ग स्क्वायर में 1.93 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है सूर्य के द्वारा। अब ठीक है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी में चाहे हम बात करते हैं तापमान के आधार पर, चाहे हम बात करते ऊंचाई के आधार पर, चाहे हम बात करते लवणता के आधार पर, इन तीन आधार पर पृथ्वी के वायुदाब में परिवर्तन होता रहता है। अब वायुदाब का जो परिवर्तन होता है उससे क्या होता है? अगर वायुदाब क्या बोलते हैं परिवर्तन ताप, दाब और ऊंचाई में अधिकता होती है तो टेम्परेचर कम होता है, वायुदाब कम होगा। और ताप, दाब और ऊंचाई अगर कम होती है तो वायुदाब ज्यादा होगा। जस्ट अपोजिट चलता है। और एक बात और याद रखिए, जब अगर वायुदाब में एकदम से गिरावट आ जाती है तो इसका संकेत होता है आंधी या तूफान के आने का। वायुदाब की इकाई क्या होती है? वायुदाब की इकाई होती है बार। और वायुदाब को मापा किससे जाता है? यंत्र क्या होता है? इसका नाम है बैरोमीटर। इसके माध्यम से हमें वायुदाब के बारे में पता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं समदाब रेखा। समदाब रेखा का मतलब है जहां सभी प्रकार से, ऐसा तो है नहीं है सभी प्रकार का दबाव हो, कुछ एरियो में ज्यादा दबाव होता है, कुछ एरियो में कम दबाव होता है। जैसे हम बोल रहे हैं समदाब रेखा को 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार से।
नंबर 1 विषुवत, नंबर 2 कुपोषण, नंबर 3 उपध्रुवीय, नंबर 4 ध्रुवीय। समदाब रेखा 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसमें हमें पता रहता है किस एरिया में कैसा वायु दाब होगा। जैसे हम मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो 0 से 5 डिग्री तक उत्तर, 0 से 5 डिग्री बात करते हैं दक्षिण, तो इस एरिया में होगा विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब। फिर इसकी बात करते हैं उपोषण। उपोषण का होता है 35 डिग्री, और दक्षिण में भी 35 डिग्री। फिर इसकी बात करते हैं उपध्रुवीय। उपध्रुवीय होता है 35 डिग्री से 45 डिग्री। और 45 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है उत्तर में भी और दक्षिण में भी ध्रुवीय समवायु दाब। तो समदाब वायु दाब का अर्थ है कहां पर, किस आधार पर, किस क्षेत्र में कैसा वायु दाब होगा। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब, उपोषण उच्च वायु दाब, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब, ध्रुवीय उच्च वायु दाब। इस आधार पर हम समदाब रेखा को देख सकते हैं। अगला टॉपिक है पवन। पवन क्या होती है? जो धीमी हवा चलती है हम उसको बोलते हैं पवन, जो तेज हवा चलती है उसको हम बोलते हैं आंधी। अब पवन क्या होता है? पवन 4 प्रकार से प्रभावित होती है। 4 प्रकार का मीन्स होता है। सबसे पहला दाब, नंबर 2 कॉरियोलॉजिस, नंबर 3 अपकेंद्रीय, नंबर 4 भूघर्षण। अब पवन कैसे चलती है? जहां पर दाब ज्यादा होगा पवन तेज चलेगी, जहां दाब कम होगा पवन धीमी चलेगी। दूसरा कॉरियोलॉजिस बल का मीन्स होता है नीचे जो होती है वो दाएं से बाईं ओर, ऊपर जो होती है बाएं से दाईं ओर हवा चलती है। मीन्स जैसे हमने बताया था आपको जलधारा के बारे में, जलधारा ठंडी जलधारा गर्म जलधारा की हो जाती है, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा की हो जाती है। तीसरा बात करते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अपकेंद्रीय बल होता है जो केंद्र की ओर बल लगने की जगह पर बाहर की ओर प्रसारित होता है। जैसे सपोज दैट हम एक कैप लेते हैं, कैप में एक गोली रखेंगे और उसको घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो क्या होगा? क्या वो गोली केंद्र की ओर आएगी? वो बाहर की ओर प्रसार होती है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। भूघर्षण का मीन्स होता है पृथ्वी जो घूमती है, चक्कर लगाती है, उसके कारण भी पवन में परिवर्तन होता रहता है। पवन चलती है कि चाहे वो अपने आधार पर चक्कर लगाए, चाहे वो सूर्य का चक्कर लगाए, 2 आधार पर होते हैं, ठीक। तो उसके आधार पर पवनों में परिवर्तन होता रहता है। तो इसी के साथ हमारा वायुमंडल भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जैव मंडल के बारे में। जैव मंडल में सबसे पहले क्या होता है? परितंत्र। परितंत्र को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग होते हैं, जैसे ऊर्जा घटक,
जैव घटक, अजैव घटक। ऊर्जा घटक, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो, किससे होती है ऊर्जा? सौर ऊर्जा, सौर विकिरण। अजैव घटक, अजैव घटकों की मदद से हमें ऊर्जा मिलती है या सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। क्या होती है? मिट्टी, मिट्टी का तेल, और जल, वायु, और क्या बोलते हैं पेट्रोल, और हर वो चीज जो हमें प्राकृतिक के द्वारा दी जाती हैं वो सारी होती हैं अजैव घटक। जैव घटक का मीन्स होता है सीधा हम लोग अपने हाथ से खाते हैं, उसको बोलते हैं जैव घटक। मीन्स हाथों से खाने का मतलब ये नहीं कि जानवर नहीं खाते हैं, मतलब खाने का सोर्स होता है। जैसे आप सूर्य के सामने सुबह की धूप में खड़े हो जाते हैं इस टाइप से, तो हमें विटामिन डी मिलता है, तो ये जैव घटक नहीं है, ये अजैव घटक है। हम जाकर विटामिन डी की सोर्स खाते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है जैव घटक, तो जैव घटक के अंतर्गत आता है। धूप जैव घटक और खाना जैव घटक। तो जैव घटक में क्या होता है? चेन होती है। सबसे पहले जो स्वतः में खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधों को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? चील। इस टाइप से बन जाती है चेन। ठीक, इस चेन की मदद से क्या होता है? ऊर्जा ट्रांसफर होती है। क्या चील सीधा पेड़ को खा सकती है? क्या सांप सीधा पेड़ को खा सकता है? क्या चील टिड्डी को खाती है? ठीक, ये चेन होती है जिसकी मदद से सब कुछ नियंत्रित रहता है और ऊर्जा का प्रसार होता रहता है। ऊर्जा पेड़ पौधों से हमें मिली है, सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधों को। ठीक, पेड़ पौधों ने खाया टिड्डी को, तो टिड्डी पास एनर्जी आ गई पेड़ पौधों की मदद से। फिर मेढक ने खाया टिड्डी को, तो मेढक के पास एनर्जी आ गई टिड्डी की मदद से। फिर सांप ने खाया मेढक को, तो सांप के पास एनर्जी आ गई मेढक की मदद से। और चील ने खाया सांप को, तो चील के पास एनर्जी आ गई सांप की मदद से। इस पूरी चेन को बोलते हैं हम जैव घटक। अब हम बात करते हैं वन के बारे में। वन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 सदाबहार, नंबर 2 पतझड़, नंबर 3 घास, नंबर 4 मरुस्थलीय, नंबर 5 ध्रुवीय, टुंड्रा। सदाबहार 12 महीने खिले रहते हैं। इसकी बात करते हैं पतझड़ की। तो पतझड़ होता है जो गर्मियों में या सर्दियों में अपने पत्तों को झड़ा देते हैं। हम बात करते हैं अगर दक्षिण एशिया देशों के बारे में, जैसे हम बोलते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन एरियो में होता है पतझड़ गर्मियों के मौसम में। तो गर्मियों में पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट यूरोपीय देशों में होता है सर्दियों में पतझड़। सर्दियों के मौसम में वहां के पेड़ पौधे अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। तीसरा बात करते हैं घास के मैदानों के बारे में। तो घास का मैदान जो छोटी छोटी घास होती है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा अपने आप जमीन में उग जाती है, उस मैदानों को बोलते हैं घास के मैदान। फिर इसके बाद बात करते हैं मरुस्थली के बारे में। मरुस्थल जहां पर पानी का सोर्स कम होता है और नमी शुष्क हो जाती है, और रेतीला एरिया को हम बोलते हैं मरुस्थलीय। तो यहाँ पर भी पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन कैक्टस टाइप के, जो लंबी जिनकी जड़ें होती हैं अंदर तक पानी निकाल लेते हैं। पांचवा होता है टुंड्रा प्रदेशों में, बर्फीले इलाकों में भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी जीवन का संतुलन जरूरी है जैव घटक के द्वारा, जैसा कि हमने बताया था आपको। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा पूरा वन और जैव मंडल और संपूर्ण विश्व।
अब हमारा विश्व यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। हालांकि आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि विश्व और पृथ्वी तो सर एक ही होता है। एक्सप्लेन करने के लिए हमने बताया था आपको टॉपिक बाई टॉपिक के आधार पर। विश्व को एक्सप्लेन करने के लिए हमने पृथ्वी के अंदर की बात की थी। अब पृथ्वी की बात करेंगे तो हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के अंदर में स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है, जैव मंडल होता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। अब बात करते हैं पृथ्वी के हर एक पॉइंट के बारे में पूरी डिटेल से। जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी की बात करते हैं। आयु क्या है? पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष। अब इसका आकार क्या है? दीर्घवृत्ताकार। आकार कैसा? दीर्घवृत्ताकार, जियाड या लद्दावच, अंडाकार नहीं है। रियल शेप बता देता आपको, पृथ्वी का रियल शेप है इस टाइप से। आप लोगों ने कई जगह वो बुक पर देखा होगा, इस टाइप से बना रहता है, ये रॉन्ग होता है। जो ये प्रॉपर गोल होता है ये भी रॉन्ग होता है, ये राइट होता है, क्योंकि इसमें जो भूमध्य रेखा है वो 20 से होकर गुजरती है और ये तिरछी होती है। एक्चुअल पोजीशन से तिरछी होती है 23.23 डिग्री जो तिरछी होती है। इसी की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। पृथ्वी का रियल शेप ये होता है, ना कि ये नहीं है। अब आकार की बात हो गई, अब बात करते हैं दूरी की। पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी? 14.9694 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है? 14.94 करोड़ किलोमीटर। इस दूरी को ही बोलते हैं हम एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये गैलेक्सी इतने प्रकाश वर्ष दूर है, वो चंद्रमा, वो सूर्य या तारा इतने प्रकाश वर्ष दूर है। तो कितने प्रकाश वर्ष, कितनी दूरी होती है? जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो कितने प्रकाश वर्ष दूर है कोई दूसरा चंद्रमा, दूसरी गैलेक्सी। अब बात करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होगा 5.97219 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। यह है पृथ्वी का ब्रह्मांड। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। करोड़ वर्ग किलोमीटर, यह है पृथ्वी का क्षेत्रफल। इसको आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली बात करते हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची, 8848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर। गहराई मरियाना गर्त जो कि है 11,033 मीटर, 11,033 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहराई। और रेखाएं, दो रेखाएं होती हैं काल्पनिक, एक होती है अक्षांश
दूसरी होती है देशांतर। अक्षांश रेखांतर होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। दो रेखांतर होते हैं काल्पनिक पृथ्वी के। चलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक से बता देते हैं। जैसे हम सपोज दैट बात कर लेते हैं पृथ्वी के शेप के बारे में। ये शेप हो गया, अब इस शेप को 20 से काट देते हैं। तो जो ये बीच में 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री हम मानते हैं कोई रेखा को, उस रेखा का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है भूमध्य। भूमध्य के बाद यहाँ पर होती है मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, तो नीचे होती है मकर रेखा, यहाँ पर है अपना इंडिया। फिर इसके बाद एक और रेखा होती है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। अब इसमें अक्षांश रेखा कौन सी है, देशांतर कौन है? तो ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांशीय, और ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर। इस टाइप से दो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाओं के आधार पर ही हम किसी भी एक देश से दूसरे देश की दूरी, किसी भी एक देश से दूसरे देश का समय भी बता सकते हैं। और इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही एरोप्लेन जो हवाई जहाज हैं वही उड़ाए जाते हैं। अब पृथ्वी से बड़ा क्या होता है? पृथ्वी से बड़ा होता है तारा। तारा का होता है, तारा एक हमारा तारे का नाम है सूर्य। तो जो एक तारा है उसका पूरा परिवार के बारे में क्या कहते हैं? तारे का एक परिवार को बोलते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में क्या होता है? हमारे सौरमंडल में क्या है, दूसरे की बात नहीं करेंगे, दूसरे का परिवार में क्या है उसके बारे में नहीं। अभी हमारे परिवार में क्या है? हमारे परिवार में एक दादाजी है, जो एक तारा बोलते हैं, तारा का नाम सूर्य है। तारे के बाद और क्या है? ग्रह हैं, लगभग ग्रह हैं 8, उपग्रह हैं लगभग 173, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी रिसेंटली जब हम वीडियो बना रहे हैं तब 173 उपग्रह हैं। इसके बाद भी बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्काएं पिंड होती हैं। ये सब हो गए हैं अनाथ बच्चे। जैसे हम एक परिवार को एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, तो ये तारा हो गया एक दादाजी। दादाजी के कितने पुत्र हैं? 8 पुत्र हैं। 8 पुत्रों के कितने पुत्र हैं? लगभग 173, जो उनके साथ रहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का एक पुत्र है चंद्रमा, बृहस्पति के कितने हैं? ढेर सारे पुत्र आएंगे। लघु सौरमंडलीय पुत्र होते हैं अनाथ, मतलब कि इनका कोई परिवार नहीं होता है। परिवार नहीं होता मीन्स इनके कोई ग्रह नहीं होता है, लेकिन वो सौरमंडल का भाग तो होते हैं। तो सौरमंडल का भाग, अब सौरमंडल से बड़ा क्या होता है? सौरमंडल से बड़ा होता है आकाशगंगा। इसको erase कर देते हैं। जैसे हम सौरमंडल की बात करते हैं तो हमारे परिवार में तो एक तारा है, एक दादाजी हैं, 8 उनके पुत्र हैं, 173 उनके पुत्र हैं। ऐसा तो है नहीं है कि सभी के परिवार में 8 पुत्र हों। कुछ के पास एक पुत्र होता है, कुछ के पास 8 होते हैं, कुछ के पास 10 ग्रह होते हैं, 20 ग्रह होते हैं, कुछ के पास 2-3 तारे होते हैं। तो ऐसे मिला के कई तारे मिलाकर एक बनती है आकाशगंगा। जिसमें लगभग केंद्र से हम मान लेते हैं यहां पर है 25 करोड़ प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बताया था ना आपको क्या होता है? तो 25 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हमारी आकाशगंगा से थोड़ा ही दूर बोलेंगे इसको, हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा सौरमंडल रहता है। ऐसे कितने सौरमंडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8
अब आप लोग गिनते रहे। लगभग 100 करोड़। कितनी आकाशगंगा है, कितने सोलर सिस्टम है, कितने तारे हैं? लगभग 100 करोड़। एक आकाशगंगा में लगभग 100 करोड़ तारे होते हैं, हर एक आकाशगंगा में। अब आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। और आकाशगंगा को बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्धमेखला। जिसको बोलते हैं हम लोग मिल्की वे। मिल्की वे दुग्धमेखला जो है वो हमारी आकाशगंगा का नाम है। और हमारी आकाशगंगा में लगभग कितने हैं? 100 करोड़ तारे हैं। और हर एक तारे का खुद का परिवार भी हो सकता है, वो लोग अनाथ भी हो सकते हैं। अगली बात करते हैं हम ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में क्या होता है? ब्रह्मांड में लगभग क्या होना चाहिए, क्या होता है? पृथ्वी, सोलर सिस्टम, आकाशगंगा। आकाशगंगा कितनी? लगभग 100 करोड़। 100 करोड़ को हम लोग इंडियन लोग क्या बोलते हैं? अनगिनती, जो लिमिटलेस हो। हमें आज पता है 100 करोड़ है। आज कोई एक तारा फट के 10 तारे बन जाए, कोई एक सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो के 20 तारे बन जाए, अब क्या आप वो भी काउंट करेंगे? नहीं कर सकते ना। अभी तो हमें पता भी नहीं हमारा सोलर सिस्टम की लिमिट क्या है। हमें तो सिर्फ अपना ब्रह्मांड पता है। ऐसी अंतरिक्ष की अभी हमने छोर पता नहीं की है। क्या पता हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड हो। ये एक ब्रह्मांड हमें अपना पता है, दूसरे ब्रह्मांड के बारे में अभी नहीं पता। तो जितने अभी हम सोच पा रहे हैं, हम उसी आधार पर बता रहे हैं कि लगभग 100 करोड़ है। तो हमारा जो ब्रह्मांड में क्या है? लगभग 100 करोड़ आकाशगंगाएं हैं। तो हमारा जो भूगोल का टॉपिक होगा वो होगा ब्रह्मांड तक। तो इसमें अब हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा है अभी, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। तो हमारा पता क्या है, आप सेट कर लीजिए। आप कहाँ पर बैठ कर देख रहे हैं, कौन से जिले में देख रहे हैं, वो जिला किस राज्य में है। तो अभी जो हम रिसेंटली वीडियो बना रहे हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो किस देश में है? भारत में। भारत से बड़ा क्या होगा? किस महाद्वीप में है? भारत किस महाद्वीप में है? एशिया। जो ये हमारा महाद्वीप है वो क्या है? एक स्थल मंडल। स्थल मंडल किसका भाग है? विश्व का। विश्व क्या है? एक पृथ्वी। पृथ्वी किसका भाग है? सोलर सिस्टम, सौर मंडल का। सौर मंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का। आकाशगंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड का। तो हम अपनी जो हमारा पूरा लेक्चर होगा वो होगा राज्य से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक। आई होप आपको हमारा टॉपिक एक्सप्लेन ट्रिक जो है वो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सारी जो ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल से संबंधित डेली वीडियो, अब हम डेली 2 वीडियो डालेंगे तो वो आपको प्रॉपरली टाइम के अकॉर्डिंग मिलती रहे। और आपको ऐसे ही वीडियो ट्रिक के माध्यम से चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने टॉपिक का नाम, तो उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ मैं असदुल्लाह, आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। क्लास डिसमिस्ड।